राहुल गांधी को मोदी अडानी नेक्सस मामले को ट्विटर से सड़कों पर ले जाना चाहिए। कांग्रेस, जो लगभग एक निष्क्रिय राजनीतिक संगठन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके व्यापारिक भागीदार गौतम अडानी के आपराधिक गठजोड़ के मुद्दे को प्रभावी ढंग से उठाने में विफल रही है। कथित अडानी घोटाले को लेकर संसद में कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा किए गए शुरुआती शोर के बाद मर रही कांग्रेस पार्टी ने दुनिया के कॉरपोरेट इतिहास के सबसे बड़े भ्रष्टाचार घोटालों में से एक को ट्विटर पर कुछ बेकार ट्वीट्स तक सीमित कर दिया है। अब कांग्रेस राहुल गांधी के कुछ पुराने भाषणों के संपादित संस्करणों को ट्विटर पर पोस्ट कर रही है, जो बड़े पैमाने पर संदेश भेजने के लिए एक पूरी तरह से बेकार मंच है, क्योंकि ट्विटर के पास सार्वजनिक हित के इतने बड़े विषय के संभावित लक्षित दर्शकों में बहुत कम उपयोगकर्ता हैं। दूसरे शब्दों में, राहुल गांधी, जो मोदी और अडानी के बीच संभावित आपराधिक मिलीभगत के खिलाफ अकेले बोल रहे थे, ने हार मान ली है। उम्रदराज कांग्रेस नेता मोदी अडानी मामले में फिर से विफल रहे हैं, क्योंकि वह राफेल भ्रष्टाचार मामले को उजागर करने में विफल रहे थे, जिसमें मोदी एक आरोपी हैं। राफेल सौदे में भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए राहुल गांधी ने 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले चौकीदार चोर है नारे का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किया था, ताकि सौदे में उनकी कथित संलिप्तता के लिए मोदी को बदनाम किया जा सके। राहुल गांधी अक्सर मोदी को राफेल सौदे में 30,000 करोड़ रुपए या करीब 4 बिलियन अमेरिकी डॉलर की चोरी के लिए चोर कहते थे, जिसे मोदी ने गुप्त तरीके से संभाला था। हालांकि अदालत के एक संदिग्ध फैसले के बाद राहुल गांधी को जानबूझकर स्वीकार करना पड़ा कि राफेल सौदे में कोई भ्रष्टाचार नहीं था और चौकीदार मोदी चोर नहीं हैं। अब फिर से राहुल गांधी मुखौटा कंपनियों के माध्यम से अडानी समूह में निवेश किए गए 20,000 करोड़ रुपए के स्रोत के बारे में पूछ रहे हैं, लेकिन वह यह नहीं समझ पा रहे हैं कि ट्विटर पर उनके लिए इस सवाल का जवाब कोई नहीं देगा। राहुल गांधी को अपने संवाद में अधिक स्पष्ट होने की जरूरत है। अडानी समूह की कंपनियों में संदिग्ध धन के स्रोत के बारे में पूछने के बजाय उन्हें राफेल सौदे और पीएम केयर्स फंड जैसे अरबों डॉलर के घोटालों की जांच की मांग करनी चाहिए, जिसे मोदी ने गुप्त रूप से स्थापित किया था। इन मामलों की कभी भी ठीक से जांच नहीं की गई। चूंकि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अडानी और मोदी को बरी करने के लिए एक भ्रामक समिति का गठन किया है, इसलिए राहुल गांधी को इन सभी बड़े भ्रष्टाचार के मामलों की जांच कराने के लिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक और न्यायिक मंचों से संपर्क करना चाहिए। उन्हें यह भी सवाल करना चाहिए कि मोदी और उनकी पार्टी गुप्त चुनावी बॉन्ड के माध्यम से कितना पैसा इकट्ठा करती है। इस बात की पूरी संभावना है कि राफेल सौदे, पीएम केयर्स फंड और चुनावी बॉन्ड के माध्यम से अर्जित धन को मुखौटा कंपनियों के माध्यम से अडानी समूह में निवेश किया गया है। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अडानी केवल भ्रष्टाचार के पैसे के प्रबंधक हैं, जिसे मोदी देश में अपने पिछले 9 वर्षों के शासन से लूट रहे हैं। और केजरीवाल कहते हैं कि अडानी समूह केवल मोदी के भ्रष्टाचार के पैसे को छिपाने के लिए स्थापित एक फ्रंटल संगठन है।
केजरीवाल ने यह कहते हुए अपने शब्दों में कोई कमी नहीं की कि मोदी सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री हैं जिन्हें भारत ने अपनी आज़ादी के 75 वर्षों में देखा है। राहुल गांधी को अपने संवाद में उतना ही सीधा होना चाहिए जितना केजरीवाल मोदी अडानी मामले में हैं। और कांग्रेस नेता को अपनी संचार टीम पर भरोसा नहीं करना चाहिए क्योंकि कांग्रेस प्रवक्ता अत्यधिक अकुशल हैं जो भ्रामक संदेश देते हैं। जैसा कि राहुल गांधी के आसपास के अधिकांश अन्य कांग्रेस नेता भी बेईमान हैं, वे इस लड़ाई में उनका समर्थन नहीं करेंगे, बल्कि अडानी मुद्दे को उठाने के लिए उन्हें अधिक कीमत चुकानी होगी, जैसे कि उन्हें कमजोर आरोपों के तहत अयोग्य ठहराकर संसद से बाहर कर दिया गया है। हालांकि इसे संसद से राहुल गांधी को अयोग्य घोषित करने के अदालत के फैसले के रूप में पेश किया जा रहा है, लेकिन उन्हें समझना चाहिए कि लोकतांत्रिक प्रणालियों की आड़ में काम करने वाले सभी निरंकुश शासनों में शासक चुपचाप सभी प्रकार के असंतोष को दबाने के लिए विरोधियों पर अपने फैसले थोपने के लिए मिलीभगत अदालतों का उपयोग करते हैं। यहाँ तक कि अगर राहुल गांधी को चल रहे मानहानि के मामले में बरी कर दिया जाता है तो उन्हें उनके खिलाफ भाड़े के याचिकाकर्ताओं के माध्यम से दायर अधिक तुच्छ शिकायतों के साथ फंसाया जाएगा ताकि वह मोदी के जनविरोधी कार्यों के खिलाफ अपनी आवाज न उठा सकें। इसी तरह राहुल गांधी ने देखा होगा कि अन्य विपक्षी दलों में तथाकथित कांग्रेस सहयोगी इतने भ्रष्ट हैं कि वे संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी के माध्यम से कथित मोदी अडानी घोटाले की जांच की मांग करने के बजाय अडानी का समर्थन करेंगे। वर्तमान परिस्थितियों में राहुल गांधी के पास बहुत कम विकल्प हैं। उन्हें यह समझना होगा कि उन्हें अकेले लड़ना होगा और भ्रष्टाचारियों की कांग्रेस पार्टी में रहने के बजाय उन्हें केवल ईमानदार पुरुषों और महिलाओं का एक नया समूह बनाना चाहिए और इस लड़ाई को सड़कों पर ले जाना चाहिए। चूंकि तानाशाहों को केवल अशांत सड़कों का डर है, इसलिए राहुल गांधी को महात्मा गांधी के निष्क्रिय प्रतिरोध दर्शन का पालन करने की आवश्यकता नहीं है, जैसा कि उन्होंने अपनी असफल भारत जोड़ो यात्रा में किया था, जो एक बेकार घटना थी और इसका मोदी शासन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उन्हें समझना चाहिए कि ट्विटर और अन्य सोशल मीडिया चैनल उनके सबसे बड़े दुश्मन हैं क्योंकि वे उन्हें आलसी बनाते हैं। इसलिए यह उनके लिए अच्छा होगा अगर वह अपने सोशल मीडिया खातों को हटा देते हैं और स्थायी रूप से सड़कों पर आंदोलन करते हैं। साथ ही यह सोचना भी गलती होगी कि कांग्रेस या विपक्षी दलों का एक समूह 2024 का लोकसभा चुनाव जीत सकता है। मोदी और उनकी भारतीय जनता पार्टी भाजपा अगला लोकसभा चुनाव आसानी से जीत लेंगे क्योंकि उनकी जीत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम के चयनात्मक हेरफेर, घृणा अभियान, पाकिस्तान विरोधी बयानबाजी और मुसलमानों और उनकी मस्जिदों के खिलाफ हिंसा से निर्धारित होती है। इसलिए राहुल गांधी को कभी भी लोकसभा चुनाव जीतने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनके निस्वार्थ संघर्ष का उद्देश्य उन 140 करोड़ भारतीयों की रक्षा करना होना चाहिए जो अभूतपूर्व गरीबी, भ्रष्टाचार, मुद्रास्फीति, बेरोजगारी और धार्मिक दुश्मनी के तहत मोदी शासन में पीड़ित हैं। इस कहानी की पटकथा और निर्माण राकेश रमन ने किया है,
जो एक राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता पत्रकार और मानवतावादी संगठन आरएमएन फाउंडेशन के संस्थापक हैं। आजकल वह कई समाचार साइटों पर अपनी वैश्विक समाचार सेवाएं चला रहे हैं, जो राजनीति, व्यवसाय, प्रौद्योगिकी, मनोरंजन और शिक्षा जैसे विषयों को कवर करते हैं। इससे पहले वह द फाइनेंशियल एक्सप्रेस के लिए नियमित रूप से एक विशेष संपादन पृष्ठ कॉलम लिख रहे थे, जो द इंडियन एक्सप्रेस समूह का एक दैनिक व्यावसायिक समाचार पत्र है। वह संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन यूनेडो के माध्यम से डिजिटल मीडिया विशेषज्ञ के रूप में संयुक्त राष्ट्र यूएन के साथ भी जुड़े थे, ताकि व्यवसायों को ब्रांड मार्केटिंग और व्यवसाय विकास के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने में मदद मिल सके। आप इस वीडियो के तहत दिए गए संबंधित लिंक देख सकते हैं और अधिक जानकारीपूर्ण वीडियो देखने के लिए आरएमएन यूट्यूब चैनल की सदस्यता ले सकते हैं। आपसे हमारी आरएमएन न्यूज़ सर्विस को दान करने का भी अनुरोध है, जबकि दान लिंक नीचे दिया गया है। धन्यवाद।